सो हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरे दोस्तों। तो आज से हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे। हेड्स ऑफ इनकम, हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो हमने बेसिक क्लासेस में देखे थे। पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है कैपिटल गेन, चौथा है पीजीबीपी और पांचवा है अदर सोर्सेस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सैलरी से। लेकिन सैलरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने जो पिछला टॉपिक कवर किया था वो था रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है, एचयूएफ का कैसे निकालना है, एओपी बीओआई कंपनीज का कैसे निकालना है। तो इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो अगर बेसिक कंडीशन को दो है वो सेटिस्फाई कर देता है 6(1) के अंदर, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और रेजिडेंट बन गया, तब वापस अगेन हमें बाइफरकेट करना है आर एंड ओआर में या आर बट एनओआर में। तो आर एंड ओआर और आर बट एनओआर के लिए जो कंडीशंस दे रखी है वो दे रखी है 6(6) के अंदर। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है दोनों, तो आर एंड आर बन जाएगा, जो हमने देखी थी कि 6(6) में उल्टी तरह से अगर सेटिस्फाई हो जाए तो। और आर बट एनओआर के लिए जो 4 कंडीशन है, उनमें पहली 2 कंडीशन देखनी है, उनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो बन जाएगा आर बट एनओआर। उसके बाद आर बट एनओआर में 2 लोग और कवर थे। एक तो कवर था डीम्ड रेजिडेंट, जो 6(1)(a) के अंदर कवर था, और एक और कवर था कि कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी इंडियन टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, जो इंडिया में 120 डेज से ज्यादा स्टे किया बट 182 डेज से कम स्टे किया है, तो वो भी आर बट एनओआर बन जाएगा। उसके बाद एचयूएफ के देखे थे हमने, एओपी बीओआई और कंपनी का देखा था। फिर हमने देखा था कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि कौन से रेजिडेंट की या नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम इंडिया के अंदर टैक्स्ड होएगी। तो वो उसमें जो कवर था, हमने देखा था कि रिसीव्ड इन इंडिया है अगर कोई इनकम, तो वो डीम टू बी रिसीव्ड है सेक्शन 7 में, तो वो अगर एक्यूर अराइज इन इंडिया है तो वो, और डीम टू बी एक्यूर अराइज इन इंडिया है तो वो। तो ये सारी इंडियन इनकम मानी जाएगी और ये इंडिया में ही टैक्स हो जाएगी। और बाकी जो भी इनकम है वो फॉरेन इनकम है, तो वो बाहर जो है वो ही रहेगी। लेकिन आर बट एनओआर के केस में इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों टैक्स होगी। आर बट एनओआर के केस में इंडियन इनकम टैक्स होगी और वो फॉरेन इनकम टैक्स होगी जिसका बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया गया है। और नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ उसकी इंडियन इनकम है वो ही इंडिया में टैक्स्ड होगी। तो हमने ये देखा था। अब हमने ये चीजें क्यों देखी? बिकॉज अब हम जो हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, जब हम हेड्स ऑफ इनकम जितने भी पढ़ेंगे, चाहे सैलरी हो चाहे कोई दूसरा हो, तो उनके अंदर जो इनकम्स है, जो किसी इंडिविजुअल की या कंपनी की या किसी पर्सन की जो इनकम है, वो हेड्स ऑफ इनकम के अंदर तभी आएगी जब वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे, और फिर जो इनकम उसकी बन रही है वो इंडिया में अगर टैक्स होगी तो वो उसके जिस भी हेड में आनी है वो आएगी, और अगर नहीं आनी है तो वो स्ट्रेट अवे नहीं आएगी। इसलिए हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने इसलिए हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हमारे को रेजिडेंस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ना जरूरी है। अब हम जो हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सैलरी। तो सैलरी जो है वो सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक के अंदर कवर्ड है। तो हम सैलरी के ऊपर सबसे पहले हम सेक्शंस पे आए, उससे पहले हम कुछ जनरल जो चर्चा है वो करते हैं। तो सबसे पहले शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि ये सैलरी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो असेसी है वो एम्प्लॉय होना चाहिए। असेसी एम्प्लॉय होना चाहिए तभी उसको सैलरी मिलेगी। अगर वो एम्प्लॉय ही नहीं है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना जरूरी है, यानी कि असेसी जो एम्प्लॉय है उसका कोई एम्प्लॉयर होना जरूरी है जो उसको सैलरी दे रहा है। अगर उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं, तो उसकी कोई भी इनकम सैलरी के हेड में आएगी ही नहीं। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए विद एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब है कि वो एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा जैसा एम्प्लॉयर उसको डायरेक्ट करेगा और जैसा उसको मैनर बोलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो काम करेगा, वो एंड रिजल्ट लाकर देगा, बट वो काम अपने हिसाब से ही करेगा। यानी कि जो किसी ने बोला उसको कि आप मेरे को घर बनाकर दो, तो उसने कहा कि मैं घर बना दूंगा किसी आर्किटेक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है।
तो ये चीज हमारे को देखनी जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में। फिर उसके बाद अगर कोई एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है तो वो सैलरी हेड में नहीं आएगा, बिकॉज एजेंट जो होता है वो सैलरी नहीं लेता है, वो कमीशन लेता है दूसरे टाइप का, तो वो हमारे सैलरी हेड के अंदर नहीं आएगा। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी दी है, पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर को सैलरी दी है तो वो भी पीजीबीपी की ही इनकम है, बिकॉज वो सैलरी नहीं है, बिकॉज पार्टनर है, वो एम्प्लॉय नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, वो उसका पार्ट है, तो वो सैलरी में नहीं आएगा। मतलब सब कहने के लिए देगा कि सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म, बट वो जो सैलरी है वो पीजीबीपी हेड के अंदर आएगी, वो सैलरी हेड के अंदर नहीं आएगी। अगर किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है, उसको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो सैलरी के केस में आ सकता है अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला रिलेशन है तो, बट अगर सिटिंग फी मिल रही है तो वो सैलरी के हेड में नहीं आएगी, वो फिर आईएफओएस के हेड में आएगी, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर किसी को पेंशन मिल रही है बट वो एम्प्लॉय नहीं है ना, एम्प्लॉय के जैसे एनपीएस वाला केस अगर हम देखें, तो अगर कोई करता है तो उसको पेंशन मिलेगी, तो वो जो पेंशन मिल रही है बट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता, यानी कि एम्प्लॉयर नहीं दे रहा पेंशन, तो वो भी आईएफओएस के अंदर टैक्स होगी, वो सैलरी के अंदर नहीं आएगी। जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस है, उनको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो सैलरी के अंदर टैक्स होगा। उसके बाद अगर कोई एमपी एमएलए है, एमपी एमएलए है, उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी सैलरी के अंदर नहीं आएंगे, बिकॉज वो एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो सैलरी में नहीं टैक्स होंगे, वो आईएफओएस में टैक्स होंगे। बट अगर कोई मिनिस्टर है किसी मिनिस्ट्री में, कोई मिनिस्टर है किसी मिनिस्ट्री में, तो उसको जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो सैलरी में टैक्स होएगा। तो ये अभी तक हमने जनरल बातें देखी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप अगर रहेगा तो जो इनकम मिल रही होगी एम्प्लॉयर से वो सैलरी में आएगी, फिर वो चाहे कुछ भी मिले। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने देखा कि दो सेक्शन है, पहला सेक्शन है सेक्शन 15 और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 16, और तीसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 17। मतलब तीन सेक्शन में सैलरी आपका होता है। तो जो सेक्शन 15 है वो आपका चार्जिंग सेक्शन है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि चार्जिंग यानी कि क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी होती है, तो सेक्शन 15 जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है टैक्स पेबल की ऑन सैलरी। तो सेक्शन 15 में कैसे सैलरी में चार्ज होगा टैक्स, वो बात करी गई है कि सैलरी कौन सी लेनी है, मतलब क्या सैलरी किस, कैसे हमें पता चलेगा कि सैलरी टैक्स होगी या नहीं होगी। तो हमने सेक्शन 9 पढ़ा था। सेक्शन 9 अगर आपको याद होगा, सेक्शन 9(1) में हमने दो चीजें देखी थी। सबसे पहले देखी थी कि कोई भी सैलरी अगर इंडिया से अर्न हुई है तो वो डीम टू बी एक्टिव और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, और अगर किसी गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया सैलरी दी है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर इंडिया, तो वो भी सैलरी ही मानी जाएगी। यानी कि हमारे को सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देखना है वो देखना है एक्रूवल ऑफ सैलरी। सेक्शन 15 कहता है कि जो सैलरी इंडिया में एक्रू हुई है या डीम टू बी एक्रू हुई है वो इंडिया में टैक्स्ड होगी। तो एक्रू में हमने देखा कि ये सेक्शन 9 के अंदर जितनी भी सैलरी कवर्ड है, दो दो सैलरियां जो कवर्ड है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही एक्रू मानी जाएगी और वो इंडिया में टैक्स होगी। फिर हमने देखा था एक सेक्शन 10(7), उसके अंदर सेक्शन 10(7) कहता है कि अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट उस इंडियन सिटीजन को कोई भी परक्विजिट देती है या कोई भी अलाउंसेस देती है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कुछ भी अगर उसको बाहर दे रहे हैं अदर देन सैलरी तो वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वो उसका टैक्स नहीं होगा। यानी कि वो पैसे दिए हैं उसको, उसकी इनकम उसको मिली है एज अ सैलरी के फॉर्म में, बट वो एग्जेम्प्ट कर दी, तो अगर स्टेट अब एग्जेम्प्ट कर दी तो फिर वो इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर नहीं आएगी, फिर उस अलाउंसेस के ऊपर टैक्स नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 10(6) में कुछ और पर्सन्स को वो दे रखा है एग्जाम्पशन, यानी कि इनकम हो रही है डीम टू एक्रू, मतलब इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है, यानी कि सैलरी जो है वो एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है, बट वो एग्जाम्प्ट कर दी गई है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे।
तो वो कुछ और डिफरेंट पर्सन है, उन डिफरेंट पर्सन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन आता है सेक्शन 10(6)(2). 10(6)(2). तो सेक्शन 10(6)(2) क्या कहता है कि अगर कोई रेम्यूनरेशन रिसीव्ड हुआ है किसी ऑफिशियल को जो इंडिया के अंदर है, जो फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अगर इंडिया के फॉरेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, तो बाहर के भी रिप्रेजेंट इंडिया में कर रहे हैं एम्बेसी के अंदर, तो उनको जो सैलरी मिलेगी बाहर से वो इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इंडिया के अंदर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट कुछ कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल्ड। तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल्ड हो जाएगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर उस स्टेट उस कंट्री के अंदर हमारा कोई ऑफिशियल है इंडिया का, तो उसकी भी सैलरी एग्जेम्प्ट करो। गिव एंड टेक हो गया ना, कि आपकी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे तो आप हमारी भी एग्जेम्प्ट करो। प्लस जो वो बाहर का बंदा जो इंडिया के अंदर है वो और किसी प्रोफेशन में या और किसी बिजनेस के अंदर इंडिया में नहीं कर रहा हो, इंडिया में ना कर रहा हो, यानी कि वो सिर्फ अपनी सैलरी लेता है बाहर से और बस, तो उसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कि कोई बाहर की एंटरप्राइज है, फॉरेन की गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं है, बाहर की कोई एंटरप्राइज है जिसका इंडिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं है, उसका कोई एम्प्लॉय अगर इंडिया के अंदर आके सर्विसेज दे रहा है, जैसे सपोज वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट इंडिया के अंदर नहीं है, तो बाहर का बंदा आया, वॉलमार्ट का कोई एम्प्लॉय इंडिया के अंदर आ रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, और वॉलमार्ट वाले उसको यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं, तो वो सैलरी भी टैक्स नहीं होगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10(6)(6) में। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो फॉरेन एंटरप्राइज का कोई बिजनेस इंडिया में ना हो। पहली चीज, फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने कहा कि वॉलमार्ट है तो इंडिया के अंदर अभी कोई बिजनेस नहीं है, तो प्लस जो एम्प्लॉय आया है वो इंडिया में 90 डेज से ज्यादा स्टे नहीं करना चाहिए। जो एम्प्लॉय आया है वो इंडिया में 90 डेज से ज्यादा स्टे नहीं करना चाहिए, 90 डेज से ज्यादा स्टे कर दिया तो टैक्स हो जाएगी। तीसरा, कोई नॉन सिटीजन है और नॉन रेजिडेंट है, नॉन सिटीजन और नॉन रेजिडेंट है, तो वो शिप से यहाँ पे आया है, फॉरेन शिप से वो इंडिया के पोर्ट पे आया हुआ है सपोज, तो उसको भी जो कंपनी पैसे दे रही होगी वो इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन सिटीजन होना चाहिए। कंडीशन एक ही है कि 90 डेज से ज्यादा स्टे नहीं करना चाहिए, 90 डेज से कम स्टे किया है तो उसकी भी सैलरी जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो इंडिया में ट्रेनिंग पर्पज के लिए आया है, उसकी भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी सैलरी। बस कंडीशन कुछ यही है कि स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए। तो तो हमने 10(6) में देख लिया कि, तो हमने ये देख लिया एक्रू चाहे इंडिया में हो रही है, लेकिन 10(6) के अंदर वो जो सैलरी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और एक्रूअल इंपॉर्टेंट है, जो इनकम यानी कि जो सैलरी इंडिया में एक्रू और राइज हो रही है वही टैक्स होगी। उसके बाद आता है कि सेक्शन 15 में ये चीज तो होगी एक्रू और राइज। फिर एक आता है ड्यू और रिसिट बेसिस। ड्यू और रिसिट बेसिस यानी कि अगर सैलरी आपकी ड्यू हो गई है या सैलरी मिल गई है अभी ड्यू नहीं हुई है, जैसे कि एडवांस सैलरी हो गई, तो जो भी अर्लियर है, यानी कि अगर पहले मिल गई अभी तक ड्यू नहीं हुई है या ड्यू हो गई है अभी तक मिली नहीं है, तो भी आपकी टैक्स हो जाएगी। यानी कि ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर वो टैक्स होनी है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। अब ड्यू से अगर हम देखें तो ड्यू में तो आपका ये है कि जैसे आप किसी महीने में काम कर रहे हो तो हर दिन आप एक एक दिन काम करते जा रहे हो, एक एक दिन की एक्रू होती जा रही है। अब एंड ऑफ द मंथ वो ड्यू हो गई, तो जैसे ही ड्यू हो गई वो टैक्सेबल हो गई, यानी कि 31st या 30th ऑफ द मंथ को वो ड्यू हो जाती है, तो वो टैक्स हो जाएगी आपकी, मतलब वो टैक्स हो जाएगी। फिर आपको चाहे वो मिली कैसे भी दिन हो उससे मैटर नहीं करता। या फिर दूसरा केस ये कि एडवांस में मिल गई है, यानी कि मान लो आपको जनवरी के अंदर ही मार्च की सैलरी मिल गई है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको मार्च के अंदर अप्रैल की सैलरी मिल गई है, तो मार्च के अंदर अप्रैल की सैलरी मिल गई है
तो वो मार्च में ही टैक्स हो जाएगी, वो फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं टैक्स होगी। तो इसमें फिर ये चीज हमें देखनी है कि अगर सैलरी मिल गई पहली, ड्यू नहीं हुई, तो जब बाद में ड्यू हो गई तब क्या वो टैक्स होगी? तो नहीं, तब वो टैक्स नहीं होगी। मिल गई है, यानी कि कोई भी चीज एक ही बार टैक्स होगी, डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। अगर ड्यू बेसिस पे टैक्स हो गई है तो रेसिड बेसिस पे टैक्स नहीं होगी, रेसिड बेसिस पे टैक्स हो गई है तो ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं होगी। कोई एरियर सैलरी है, यानी कि पुरानी सैलरी है वो अब आपको अब मिली है, तो क्या वो टैक्स होगी? तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या वो पहले आपकी टैक्स हुई थी या नहीं हुई थी। अगर पहले टैक्स नहीं हुई थी तो अब वो टैक्स होगी। तो पहले टैक्स कैसे नहीं हुई थी, ये चीज एक सवाल आ सकता है, बिकॉज अगर हमने तो देखा कि ड्यू बेसिस पे टैक्स होती है या रेसिड बेसिस पे टैक्स होती है, तो एरियर सैलरी है यानी कि ड्यू तो हो गई होगी। तो इसमें ये चीज है। तो एक ही एग्जांपल बन सकता है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपकी सैलरी जो है इंक्रीज हो गई है, यानी कि आप आज 24-25 में खड़े हो और 24-25 में उन्होंने बोला कि आपकी 23-24 की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो वो जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी वो अब आपको मिल जाएगी, तो वो अब टैक्स हो जाएगी। तो ये केस बन सकता है। उसके बाद एक चीज आती है कि आपने फॉरगो कर दी सैलरी। आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे इस मंथ की सैलरी मत देना, इस मंथ की सैलरी आप मेरी डोनेट कर देना, किसी और को दे देना, अपने पास रख लेना, कुछ भी कर लेना। तो क्या वो सैलरी टैक्स होगी आपकी? तो आंसर है टैक्स होगी, बिकॉज आपको ड्यू हो गई है। अब आपको मिली नहीं मिली, आपने ली नहीं ली, वो मैटर नहीं करता। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि सरेंडर ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी के लिए एक एक्ट बना हुआ है इसमें इनकम टैक्स के अंदर। तो वो कहते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हो तो वो जो सैलरी है वो आपकी टैक्स नहीं करेंगे। फिर आता है सैलरी पेड टैक्स फ्री, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका बर्डन ले लेता है सैलरी के ऊपर जो टैक्स है उसका। यानी कि आपको अगर मान लो सैलरी 10 लाख की मिलनी थी, उसके ऊपर कुल मिला के आपका अगर टैक्स बनना था 1,12,500, तो उसने कहा मैं 1,12,500 मैं पे कर दूंगा। तो क्या उस पे क्या फिर चीज होगा? तो इस केस में ये भी आपकी सैलरी ही मानी जाएगी, ये भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। तो 1,12,500 भी आपका और एडिशनल जो है टैक्स होएगा। लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन दे रखी है 1010 सी में, 1010 सीसी में, सॉरी 1010 सीसी में कहता है कि अगर किसी नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के ऊपर जो टैक्स किया है बनता है, तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि परक्यूजिट्स होते हैं, आपके अलाउंसेस भी होते हैं, मतलब सैलरी के अंदर बहुत चीजें आती है। तो अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है उसके तो वो भी आपके टैक्सेबल होंगे, कुछ अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी, वो टैक्स होगी। तो उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो पे किया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब वो फिर आपका सैलरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन कोई मॉनेटरी बेनिफिट, कोई सैलरी की पेमेंट, इन सब के ऊपर अगर कोई टैक्स है, इन सब की जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा आपका, वो पे कर रहे हैं, तो वो भी आपकी सैलरी ही कंसिडर करी जाएगी, यानी कि वो भी आपके टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब एडवांस सैलरी जो है तो वो तो आपकी टैक्स होगी बिकॉज आपको एडवांस में मिल गई। बट अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिला है, यानी कि कोई आपको लोन दे दिया है एम्प्लॉयर ने, तो वो क्या आपकी इनकम बनेगी? तो वो इनकम नहीं बनेगी बिकॉज आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है। इस केस में अगर आप देखें तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपको कोई इनकम नहीं हो रही है। आपको लोन दिया है जो आपको चुकाना होगा, चाहे आप जैसे भी चुकाओ, अपनी सैलरी से कटवा के जो चुकाओ या आप उसको बाद में पैसे वापस दो, वो आपकी लोन की लाइबिलिटी है, तो वो आपकी सैलरी नहीं मानी जाएगी। बट अगर आप मान लो पैसे कटवा रहे हो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी से, तो जो ग्रॉस है वही देखी जाएगी बिकॉज ड्यू और रेसिप्ट वो देखा जाता है। तो आपकी ड्यू 10,000 ही हुई है अगर सपोज, चाहे उसमें से आप 2,000 रुपए लोन की इंस्टॉलमेंट कटवा रहे हो, तो आपकी 10,000 की 10,000 रुपए ही टैक्स होगी। तो अभी तक हमने जितना देखा, एक बार हम फटाफट से उन सब चीजों को मॉड्यूल के अंदर देख लेते हैं। तो आप पेज नंबर 3.12 पे आओ, तो हम देखते हैं। तो जो सैलरी के प्रोविजंस है वो सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक के अंदर कवर्ड है। सेक्शन 15 जो आपका चार्जेबिलिटी सेक्शन है,
जो भी हमने अच्छे से देखा, समझा कि चार्ज आपका जनरेट होगा सैलरी पे। तो इसके लिए आपके ये इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो आप इसको रीड कर लेना, कुछ एग्जांपल्स है वो आप देख लेना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, उससे मैटर नहीं करता है। वो आपकी सैलरी अगर आपको मिल रही है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा अंडर हेड सैलरी। फिर हमने देखा कि अगर कोई अपनी सैलरी का फोरगो कर देता है तो वो फोरगो आपकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही मानी जाएगी, यानी कि वो आपको रिसीव्ड हुई है, आपने किसी और जगह अप्लाई कर दी है, तो वो आपकी टैक्स होगी। बट अगर आप सैलरी को सरेंडर कर देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर सैलरी टैक्स फ्री, मतलब सैलरी पेड टैक्स फ्री दी है, यानी कि एम्प्लॉयर ने ही बर्डन ले लिया है आपके सैलरी के ऊपर टैक्स का, तो जो नॉन मॉनिटरी है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी 1010 सीसी के अंदर। फिर हमने देखा था एक्रूवल ऑफ सैलरी की प्लेस देखी जाएगी कहाँ एक्री हो रही है। तो सेक्शन 9(1) के अंदर आपके दो केसेस है, जो सैलरी अर्न हुई है इंडिया के अंदर और जो गवर्नमेंट ने नॉन रेजिडेंट को, इंडियन सिटीजन को पे करी आउटसाइड इंडिया। उसके बाद हमने देखे थे 10(6) के एग्जेम्पशंस। तो 10(6) के ये एग्जेम्पशंस है, अब इनको एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको बताए हैं। मैंने नोट्स में भी अच्छे से इनको कवर किया है, जब आप मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। जो 10(6) और 10(7) के एग्जामेशन है वो दोनों रीजन में मिलेंगे, यानी कि डिफॉल्ट रिजिम में भी मिलेंगे और आपको ऑप्शनल रिजिम में भी मिलेंगे। तो बेसिस ऑफ चार्ज का इसमें हमने पढ़ा था कि सेक्शन 15 डील करता है चाहे ड्यू बेसिस पे हो या चाहे रिसिट बेसिस पे हो, जो अर्लियर है उस पर टैक्स हो जाएगा। अगर एडवांस में सैलरी मिली है तो जब मिल गई सैलरी तब टैक्स हो जाएगी, सब्सिक्वेंट ईयर में जब वो ड्यू हुई है तब वो टैक्स नहीं होगी। अगर कोई एरियर सैलरी है और वो उस टाइम पे ड्यू बेसिस पे टैक्स हो गई तो वो अब नहीं टैक्स होगी। एडवांस सैलरी आपकी टैक्स होगी होगी। अगर एडवांस सैलरी अलग चीज होती है और एडवांस अगेन सैलरी अलग होता है, यानी कि अगर कोई आपको लोन मिला है तो वो आपका सैलरी नहीं मानी जाएगी, तो वो टैक्स नहीं होगी, बिकॉज वो लाइबिलिटी बढ़ रही है बस आपकी। एरियर्स ऑफ सैलरी हमने देखी थी कि अगर आपका पहले चार्ज नहीं हुआ और पुरानी सैलरी अब आपको मिल रही है तो वो भी आपकी जब मिल रही है तब टैक्स हो जाएगी। तो इतना आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं सीधा पहले सेक्शन 17 के ऊपर। तो सेक्शन 16 कहाँ गया? तो सेक्शन 16 जो है वो डिडक्शंस का है, कि कुछ आपको डिडक्शंस मिल जाएगी सैलरी के अंदर से। तो वो जो डिडक्शंस है वो हम जनरल, उसमें तीन चीजें कवर होती है वो हम देखेंगे। तो सेक्शन 17 जो है उस पर हम आते हैं। तो उसके लिए एक चार्ट ऐसे मैंने आपके लिए बनाया है। तो अब हम लोग सेक्शन 17 पे आते हैं, तो उसके लिए मैंने जो चार्ट है वो बनाया है। तो ये बस चैप्टर लेआउट है, पूरा चैप्टर लेआउट है, ये आपको बताएगा कैसे। तो सबसे पहले है चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन हमने देख लिया, सेक्शन 15 है। उसके बाद डिडक्शंस का सेक्शन है जो सेक्शन 16 है, उसमें तीन डिडक्शन है, वो तीनों डिडक्शन हम लास्ट में कवर कर लेंगे। फिर आता है आपका सेक्शन 17 डेफिनेशंस का सेक्शन। मतलब डेफिनेशन इन द सेंस कि इसमें जो टर्म्स है उनको डिफाइन किया गया है और उनके अंदर क्या क्या आएगा वो सब आपको बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपका आएगा सैलरी, फिर आपका आएगा परक्विजिट, और फिर आएगा आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये तीन चीजें आएगी। अब हम इन तीनों चीजों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। जो सेक्शन 15 है वो मैंने आपको बताया था। तो आप सेक्शन 15 इससे जब आप चार्ट से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन 17 पे। बस सेक्शन 17 पे आने से पहले एक मैं आपको प्रोफॉर्मा दिखा देता हूँ कि आपका जो इनकम अंडर हेड सैलरी है वो कैलकुलेट कैसे होगा। तो प्रोफॉर्मा जब आप देखोगे उसके बाद हम इस प्रोफॉर्मा की ही जो कंपोनेंट्स है
जैसे बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी। ये आपके सेक्शन 17 के जितने भी हमने तीन चीजें देखी, यानी कि सबसे पहले सैलरी देखा, फिर परक्विजिट देखा, उसके बाद हमने प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी देखा, वो सारे इसी चीज के अंदर कवर्ड आ जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा सा एक परफॉर्मा है। ये आप देखो एग्जाम के अंदर, ये पूरा का परफॉर्मा के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक साथ में पूछे जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पूछे जाएंगे, हम हर एक पार्ट का देखेंगे कि हर एक पार्ट के कैलकुलेशन कैसे होती है, उसमें से क्या चीज एग्जाम्प्ट हो जाती है, क्या टैक्सेबल होती है, क्या फुली टैक्सेबल होती है। यानी कि तीन चीजें हो सकती है, या तो फुली एग्जाम्प्ट, या तो फुली एग्जाम्प्ट, या पार्शियल एग्जाम्प्ट, या फुली टैक्सेबल। तो सबसे पहले आपका आता है बेसिक सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। फिर एडवांस सैलरी या कोई एरियर्स, हमने पढ़ा कि एडवांस सैलरी मिल रही है तो वो भी आपकी टैक्स हो जाएगी। तो पुराने एरियर्स अब पहले टैक्स नहीं हुए, अब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो टैक्स हो जाएंगे। फिर आपका कमीशन। कमीशन आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक आपको फिक्स परसेंटेज मिलेगा ऑन द टर्नओवर, यानी कि आपको बोल दिया जाएगा कि आप अपना जो इतना हमारे को टर्नओवर करके दो, इतना टर्नओवर करके दो, उसके ऊपर हम आपको इतना परसेंटेज मिले आपको देंगे एज अ कमीशन। वो भी आपकी सैलरी के अंदर ही आएगा। या कोई दूसरे टाइप का कमीशन जो भी मिल रहा है वो भी। कोई फीस मिल रही है, बट फीस मिलनी चाहिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंदर ही, तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी। कोई आपको बोनस मिल रहा है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। फिर कोई अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो उसके अंदर अगर आपको डीए डीपी मिल रहा है, यानी कि डियरनेस अलाउंस या डीपी मिल रहा है, तो वो भी आपका सैलरी आएगा का पार्ट बनेगा। एचआरए है तो वो भी मिलेगा। कोई अदर अलाउंसेस है तो वो भी आपके सैलरी के अंदर आएंगे। फिर ये कुछ आपके रिटायरमेंट वाले बेनिफिट्स है, वो आपको मिलेंगे, तो वो भी आपकी सैलरी के पार्ट बनेंगे। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसको भी जो चीजें मिलेंगी वो भी उसकी उस टाइम पे हेड टैक्स से होगी, अंडर द हेड सैलरी। ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव इंकैशमेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, परक्विजिट्स। कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब इसको एज अ कैश नहीं दिया जा रहा है, बेनिफिट्स दे रहे हैं अलग से, तो उसकी भी हमारे को जो वैल्यू है, मनी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो टैक्स होगी। तो ये भी कई सारे हैं। उसके बाद जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है, यानी कि कुछ चीजें तो हम जब इन सबका टोटल करेंगे ऊपर ऊपर वालों का, जो ग्रॉस सैलरी निकलेगी। फिर जो डिडक्शंस है, जो आपको डिडक्शन अलाउ होंगे जिस भी अमाउंट पे होंगे, वो आपको ग्रॉस सैलरी से सारे माइनस करने हैं। तो आपका जो कैलकुलेट हो जाएगा वो हो जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। बस। तो इतनी सारी जो चीजें हैं, हमको इन सब की वैल्यू निकालनी है जो टैक्स होगी, सबको टोटल करना है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस करना है, तो आपका सैलरी जो है वो मिल जाएगा आपको। ये जो चार्ट है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये अच्छा चार्ट है, इस चार्ट से आपका सैलरी जो है वो कवर हो जाएगा अच्छे से। तो हम अब अपनी जो चर्चा है या डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी देखना है, हमने सेक्शन 15 देख लिया, अच्छे से समझ लिया। सेक्शन 15 मैंने आपको मॉड्यूल से भी दिखा दिया। अब हमारे को देखना है सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंदर तीन चीजें थी, 17(1), 17(2), 17(3). तो 17(1) जो था वो आपका था सैलरी का, यानी कि जो सैलरी मिलेगी, तो सबसे पहले चीज ही आपको सैलरी मिलेगी, तो वो क्या है। तो सबसे पहले सैलरी के अंदर वेजेस भी इंक्लूड होते हैं। तो सैलरी और वेजेस का अंदर जो अकाउंटिंग में हम इन दोनों को अलग से ट्रीट करते हैं। आप बताओ कैसे ट्रीट करते हैं। तो हम सैलरी कहते हैं जो कोई प्रोफेशनल कंपनी में काम कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है, और वेजेस हम कहते हैं कि कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो उसको हम वेजेस दे रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर सैलरी और वेजेस जो है वो अलग डिफाइंड नहीं है, मतलब वो अलग अलग नहीं है, सैलरी ही वेजेस है, वेजेस ही सैलरी है। तो अगर आपको वेजेस मिल रहे हो या आपको सैलरी मिल रही हो, वो आपकी जो टैक्स होगी वो इनकम अंडर हेड सैलरी में होगी। उसके बाद ओवरऑल जो सैलरी है, सैलरी को ओवरऑल देखा जाए तो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपके इंक्लूड होंगे,
जैसे कि आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं कोई भी, और आपके नॉन मॉनेटरी भी परक्विजिट्स जो आपको मिल रहे हैं। जैसे कि आपके, अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, कोई खाने मील्स मिल रही है, पोस्टल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी सब नॉन मॉनेटरी है, मतलब उसमें आपको कैश नहीं दे रहे हैं। खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये आपकी सैलरी के अंदर काउंट होएगी। तो जो सबसे पहले आता है, वो आता है बेसिक सैलरी। यानी कि जो आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, जो आपका, आपको बोला गया है कि इतनी सैलरी हम आपको देंगे, वो आपकी बेसिक सैलरी के अंदर आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, एग्जाम की बात करूं या क्वेश्चंस की बात करूं, तो बेसिक सैलरी आपको एक पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलती है। एक आपको पे स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले अपनी बेसिक सैलरी अपने ईयर के लिए निकालनी है, और उसके बाद जो है, उससे हिसाब से आपको अपनी बेसिक सैलरी काउंट करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपको बेसिक सैलरी आपकी जो है वो दे दी 5,000। फिर आपको एक छोटा सा अमाउंट दे दिया, और फिर आपको एक फुल फ्लेजेड एक अमाउंट दे दिया। तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी है वो इतनी बढ़ती जाएगी। यानी कि एक पे स्ट्रक्चर दे दिया कि आपकी सैलरी जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, इतनी बढ़ेगी अप टू यहाँ तक। उसके बाद भी आपको एक और छोटा सा अमाउंट दे सकते हैं, फिर एक और बड़ा अमाउंट दे सकते हैं, कि इसके बाद ये इतने से बढ़ेगी, और जब तक यहाँ तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। जनरली ये जो होता है, फॉर द ईयर बढ़ाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल डाला कि जो बेसिक सैलरी का आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर दिया है, वो आपको दिया है पहले 5,000, उसके बाद 1,000, फिर 8,000, फिर 2,000, और फिर यहाँ पे दिया है आपको 12,000 तक। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो आप का ये है, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि यहाँ से सैलरी जो है स्टार्ट हुई, उसके बाद वो एवरी ईयर इतनी इंक्रीज हुई। तो 5,000 से सिर्फ सैलरी है वो स्टार्ट हुई, फिर एवरी ईयर वो 1,000 रुपीज जो है इंक्रीज होती गई। वो तब तक इंक्रीज होती गई 1,000, जब तक कि वो इस एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच गई। इस एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद नेक्स्ट पे स्ट्रक्चर के लिए वो बन गई स्टार्ट ऑफ सैलरी, जब तक कि वो एवरी ईयर 2,000 से इंक्रीज ना होती गई, जब तक, ताकि वो यहाँ पे, ये जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ तक पहुंच जाए, 12,000। अब ये चीज हमारे को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में हेल्प आ सकती, क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सपोज आपका, मान लो प्रीवियस ईयर जो है 24-25 है,
अगर आपका प्रीवियस ईयर जो है 24-25 है। तो सब, अब हमारे को ये पे स्ट्रक्चर जानना क्यों जरूरी है, तो ये क्वेश्चन में आपका आ सकता है। तो सपोज अगर आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है, और जो आपका एवरी ईयर इंक्रीज है, वो जब इंक्रीज हुआ तब से लेके मतलब 31st, ये 31 मार्च तक खत्म नहीं होता है, ये 1 साल का आप मान लो ऐसे होता है। क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही रहेगा। तो अगर आपकी 5,000 रुपए की जो सैलरी है, 5,000 रुपए की जो सैलरी है, वो आपको मिली 1 अक्टूबर 2023 में। 5,000 की सैलरी 1 अक्टूबर 2023 में आपको मिली फर्स्ट। तो फिर 31 सितंबर 24 तक आपकी जो सैलरी रहेगी वो 6,000 रहेगी। तो यानी कि अप्रैल 24 से लेके सितंबर 24 तक आपकी सैलरी 6,000 रहेगी, और फिर अक्टूबर से अगेन वो 7,000 इंक्रीज हो जाएगी टिल March 25। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक आपकी 6,000 रही, और अक्टूबर से मार्च तक आपकी 7,000 रही। तो इस हिसाब से आपका जो है बेसिक पे निकलेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बेसिक सैलरी पे हम एक दो पॉइंट और देख सकते हैं। वो ये है कि जितने भी अगर आपको सोर्सेस से इनकम मिली है, वो सारी आपको बेसिक जितनी भी आपको सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयर से, वो सारी लेनी है। जैसे हो सकता है कि आपने मिड ऑफ द ईयर में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया, तो पहली कंपनी से जितनी मिली वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी, दूसरी कंपनी से जितनी मिली वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी। उस सैलरी के अंदर हम आते हैं। सैलरी में आपका मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज सारी कवर होंगी। जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी कवर होंगे। तो सैलरी के अंदर सबसे पहले हमने देखा वेजेस भी आते हैं। फिर हमने जो प्रोफार्मा देखा, उसके अंदर हमने देखा कि आपके एन्युटी या पेंशन भी आएगी, ग्रेचुटी भी आएगा, कोई फीस या कमीशन मिली है वो भी आपकी इंक्लूड होएगी, कोई एडवांस सैलरी मिली है वो भी आपकी इंक्लूड होएगी, लीव इनकैशमेंट भी है ये भी आपको मिलेगा। ये प्रोफार्मा के अंदर सारा कवर्ड है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड में ये है, मतलब प्रोविडेंट फंड में ये चीज जो प्रोविडेंट फंड कैसे टैक्स होएगा, कौन सा टैक्स होएगा, वो हम आगे देखेंगे जब हम परक्विजिट्स पढ़ेंगे। तो प्रोविडेंट फंड में भी अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है जो टैक्स होएगा, तो वो भी सैलरी सैलरी के अंदर आएगा। जो एग्जेम्प्ट रहेगा वो नहीं आएगा। सिमिलरली हमने 9(1) में देखा था कि अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी, तो वो टैक्स होएगी। तो वो भी सैलरी के अंदर टैक्स होएगी। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 CCD न्यू पेंशन स्कीम के अंदर अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो भी आपका सैलरी के अंदर पहले इंक्लूड टैक्स किया जाएगा, बाद में मिल जाएगा उसका वो एग्जेम्पशन चैप्टर 6A के अंदर, वो अलग है, लेकिन वो टैक्सेबल होगा। और सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने 80 CCH में जो न्यू अग्निवीर वाली स्कीम है उसमें जो कॉर्पस है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। बाद में आपको 80 CCH में अगर किसी एम्प्लॉय ने अगर उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो डिटेक्शन मिलेगा। वेजेस हमने देख लिए थे कि सैलरी के अंदर वेजेस भी इंक्लूड होते हैं। अब हमारे को देखना है सबसे, इसके बाद वेजेस के बाद डियरनेस अलाउंसेस। अलाउंसेस के अंदर कई सारे अलाउंसेस कवर होते हैं, तो उसमें एक है डीए। तो हम सबसे पहले अलाउंसेस के अंदर डियरनेस अलाउंसेस और वो देखते हैं, और फिर हम लोग आएंगे अलाउंसेस पे।
तो अलाउंसेस जो आपका है, आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें से एक आपको जो मिलता है डीए मिलता है। और डीए एक इंपॉर्टेंट अलाउंस है, बिकॉज आपकी जो आगे के जितने भी चीजें हम देखेंगे, उसमें आपकी जो सैलरी ली जाएगी, उसमें आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए कंसिडर किया जाएगा। डीए के अंदर भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। तो अब हम डीए पे चलते हैं। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो फुली टैक्सेबल होएगी, उसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा। फिर डीए के अंदर डीए भी आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। डीएनएस अलाउंस जो आपको मिलेगा वो आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो डीएनएस अलाउंस मिलता क्यों है? तो जैसे डीएनएस अलाउंस एक तरह से जो इन्फ्लेशन का बर्डन है या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको एक डीए मिलता है। मतलब वो सीधा बेसिक सैलरी में नहीं होता, वो अलग से दिया जाता है। तो जो आपका डीए होता है वो भी आपका फुली टैक्सेबल हो जाता है। अब डीए आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन टर्म्स और एक होता है नॉट इन टर्म्स। तो इन टर्म्स वाला ये होता है कि जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, यानी कि जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट आपके हो गए पेंशन ग्रेचुटी जो ये आपको मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इनकी कैलकुलेशंस में भी वो डीए यूज होगा। तो वो इन टर्म्स वाला डीए है, यानी कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर इंक्लूड होगा। मतलब जब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो इंक्लूड होगा। और दूसरा होता है कि वो इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर वो नहीं इंक्लूड होगा तो वो नॉट इन टर्म्स वाला होता है। तो ये दोनों जो डीए हैं ये आपके टेक्स्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमारे को देखना है कमीशन या फीस। तो कमीशन जो होती है आपकी, जो फीस है वो तो फुली टैक्सेबल है, मिले तो, लेकिन एम्प्लॉयर से मिलनी चाहिए। कमीशन आपके दो टाइप के होते हैं, वो हमने पहले ही देख लिए थे। दोनों टाइप के जो कमीशन है टैक्स्ड है। एक होता है कि आपका आपको टर्नओवर का एक वो दे दिया जाएगा टारगेट, कि इतना टर्नओवर आपको अचीव करना है और इतना परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगा। और दूसरा कोई दूसरे टाइप का। तो दोनों टाइप के जो कमीशन है, तो इसको हम कहेंगे परसेंटेज फिक्स ऑन टर्नओवर। पहले वाले को जो टर्नओवर पे परसेंटेज फिक्स है, और दूसरा अदर्स, वो आपके दोनों ही फुली टैक्सेबल है, यानी कि उनमें से कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जब आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे होगे, इनकम अंडर हेड सैलरी जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे, तो वो आपको टैक्स करनी है फुली। कोई बोनस अगर आपको मिला है, बोनस भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है या वॉलंटरीली हो सकता है, यानी कि आपके उसमें लिखा हुआ है कि आपको मिलेगा इतना बोनस। जैसे लिखा होता है ना कि 10 से 15% मिल सकता है बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर, वो बोनस है। तो वो दोनों टाइप के बोनस, जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे आपके वॉलंटरीली हो, या फिर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा हुआ था जब एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में, बट आपको दे दिया बोनस कि इतना बोनस सबको मिलेगा। कोई अमाउंट भी हो सकती है, परसेंटेज भी हो सकता है, और प्रॉफिट कुछ भी टाइप का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। बोनस अगर आपको मिला है तो वो भी आपका फुली टैक्सेबल होगा। एरियर बोनस मिला है, पुराने साल का अगर कोई बोनस मिला है, तो अब एक रिलीफ इसमें भी मिलती है 89 में। बिकॉज पहले हो सकता है टैक्स रेट्स कम हो, या एरियर मतलब या एडवांस सैलरी मिल रही है तो टैक्स रेट्स कम हो, तो उस केस में रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है वो हम देखेंगे, किस किस चीजों पे मिलता है वो हम देखेंगे। तो वो अभी देखने का इतना वो नहीं है। तो अगर आपको सिंपल सी बात है, बेसिक सैलरी मिले, कमीशन मिले किसी भी टाइप का, फीस मिले, बोनस मिले कुछ भी, डीएनएस अलाउंस मिले, वो सारा का सारा आपका टैक्स होगा, वो फुली टैक्सेबल होता है। तो फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, कोई भी अगर आपको फीस या कमीशन मिल रही है तो वो फुली टैक्सेबल है। परक्विजिट्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 3.46 में। तो अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी और एम्प्लॉयर ने 80 सीसीडी के अंदर, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, तो वो पहले टैक्सेबल होगी आपकी, उसके बाद आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर ऑप्शनल रिजिम में है तभी आपको 80 सीसीडी का जो है बेनिफिट मिलेगा। 80 सीसीडी टू वाला बेनिफिट जो है आपको दोनों रिजिम्स में मिलेगा।
80CCD1 और 80CCD2 क्या होता है, जब हम डिडक्शन चैप्टर में आएंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर पैसे डाले हैं एम्प्लॉय के तो वो भी आपका पहले टैक्स होएगा, फिर बाद में आपको चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। ये भी CCH2 का ही मिलेगा। तो क्या होता है, जब हम डिडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। इतना अभी तक हमने देख लिया। मुझे लगता है कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस और डीएनएस अलाउंस ये सारा फुली टैक्सेबल होता है। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं, तो कौन सा अलाउंसेस टैक्स होते हैं, कौन सा अलाउंसेस टैक्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने प्रोफोर्मा पे आए, जो हमने प्रोफोर्मा देखा था, इस प्रोफोर्मा के अंदर हमने डीएनएस अलाउंस और डीपी ये खत्म कर दिया। मतलब डीएनएस अलाउंस को कभी कभी डीएनएस पे भी बोल सकते हैं। अब ये जो बाकी बचे हुए अलाउंसेस है, हमारे को इन्हें देखना है, ये क्या क्या अलाउंसेस है और इन पे क्या क्या एग्जामेशन मिलेगी, कौन कौन से टैक्स होंगे। तो उसके लिए चार्ट्स मैंने अच्छे से बना रखे हैं, मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा। तो इनमें एक्चुअली जो है आपकी लिमिट्स है कुछ कुछ अलाउंसेस में, तो ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है। तो आपको याद करनी पड़ेगी, आपकी याद रहेंगी तब आप कर सकते हो अच्छे से। तो ये जितने भी अलाउंसेस है आपको सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजिम में ही मिलेंगे, कुछ को छोड़ के। तो वो चीज आपको फिर याद रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम में तब तो ये जितने भी अलाउंसेस हम डिस्कस करेंगे आपको एग्जाम जो भी एग्जामेशन है वो मिलेगी। बट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में सब में एग्जामेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ कुछ एक आध में एग्जामेशन है वो मिलेगी। चार है ऐसे जिनमें एग्जामेशन मिलेगी, वो चारों के चारों हम जब पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। मैंने एक अच्छे से चार्ट बना रखे हैं, तो हम जब वो चार्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अलाउंसेस, कि अलाउंसेस कैसे टैक्स्ड होते हैं और अगर कुछ एग्जेम्प्टेड है तो वो कौन कौन से होते हैं। तो अलाउंसेस क्या होते हैं, तो अलाउंसेस क्या है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ स्पेसिफिक टाइप के खर्चे करने के लिए पैसे देता है। वो उसके पर्सनल खर्चे के लिए भी हो सकता है या फिर उसके ड्यूटी से रिलेटेड खर्चों के लिए भी उसको पैसे मिल सकते हैं। तो उन पैसों को अलाउंसेस कहते हैं। ये बेसिक सैलरी डीए से अलग होते हैं। तो डीएनएस अलाउंस भी आपको मिलता है। डीएनएस अलाउंस आपको जो मिलता है वो एक तरह से अगर देखें तो पर्सनल नेचर के लिए मिलता है, कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का बर्डन है उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर जो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है उसको मेंटेन करने के लिए वो मिल रहा है। तो अलाउंसेस मॉनेटरी बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं जो बेसिक सैलरी, कमीशन या फीस से अलग होते हैं। तो जो आपके अलाउंसेस है वो या तो फुली टैक्सेबल हो सकते हैं या पार्टली टैक्सेबल हो सकते हैं। फुली टैक्सेबल इन बोथ रिजिम्स, पार्टली टैक्सेबल इन बोथ रिजिम्स, या फिर आपके फुली एग्जेम्प्ट इन बोथ रिजिम्स। तो इस टाइप से आपके अलाउंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लिस्ट दे रखी है लंबी चौड़ी अलाउंसेस के ऊपर। मैंने क्या किया है, मैंने चार्ट बेसिस पे बनाए हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने डिवाइड किया अलाउंसेस को दो पार्ट में, टू सब कैटेगरीज में, कि एग्जेम्प्ट कैसे होंगे, फुली एग्जेम्प्ट कौन से होंगे, या फिर लिमिटेड में एग्जेम्प्ट कौन से होंगे, और फुली टैक्सेबल बाकी। तो आप इस तरह से समझो कि जो मैंने आपको लिस्ट दी उसके अलावा कोई भी अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल है। यानी कि लिस्ट के अंदर हम देखेंगे कि एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस कौन से होते हैं, तो उनके अलावा कोई भी अगर अलाउंस आया तो वो आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक देखा डीएनएस अलाउंस, ये आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस ये आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ओवर टाइम अलाउंस ये आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस ये आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये फुली टैक्सेबल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से एग्जेम्प्टेड है, उनके अलावा वो सारे फुली टैक्सेबल है। एग्जेम्प्टेड में भी लिमिट में अगर एग्जेम्प्टेड है तो उसके ऊपर जो मिला है वो सारे टैक्सेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एचआरए मिला है 1 लाख रुपए का, उसमें से एचआरए 80,000 रुपए का एग्जेम्प्टेड आ रहा है, तो 20,000 रुपए का जो एचआरए हुआ
वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले अलाउंसेस। तो सबसे पहले जो अलाउंस आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसे कहते हैं। ये एग्जेम्प्टेड होते हैं 1013A के अंदर, बट इसकी कुछ लिमिट्स होती है। तो HRA आपका जो है एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, कि जो किराया दे रहा है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय किराया दे रहा है उसके एवज में वो उसे पेमेंट कर देता है कि आप जो किराया है इससे दे दो। तो ये एम्प्लॉय को एक तरह से किराया देने के लिए पेमेंट मिलती है। तो ये आपकी जो है फुली टैक्सेबल नहीं होती है, पर ये फुली एग्जेम्प्ट भी नहीं होती है, ये पार्टली एग्जेम्प्ट होती है, पार्टली टैक्सेबल होती है। तो हमारे को ये देखनी है, लिमिट्स देखनी है कि कौन सी टैक्सेबल होती है और कौन सी एग्जेम्प्ट होती है, मतलब कैसे टैक्स होएगी और कैसे जो पोर्शन है एग्जेम्प्टेड निकलेगा। तो एक्ट के अंदर आपको ये दे रखी है कि कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट करना है, तो बाकी जो बच गया वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको HRA मान लो मिला 1 लाख का, आपने कैलकुलेट किया, जो भी कंडीशन स्पेसिफाई है उस हिसाब से 80,000 रुपए अमाउंट आ गई कि 80,000 रुपए एग्जेम्प्टेड है, तो 20,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो आपकी टैक्सेबल सैलरी के अंदर चला जाएगा। तो आपका एग्जाम्प्ट क्या होगा? तो 3 अमाउंट्स जो है उसमें से जो सबसे कम आएगी वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करनी है। 3 अमाउंट कैलकुलेट करोगे, जो अमाउंट सबसे कम आ रही है ओवरऑल में, वो आपकी जो टोटल रिसीव्ड हुई है उसमें से माइनस हो जाएगी, तो बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो अमाउंट आई वो आपकी एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। एग्जेम्प्टेड है वो 1013A के अंदर एग्जेम्प्टेड है। तो सबसे पहला जो आपको मिली है, जो आपको मिली है या तो वो देखी जाएगी कि आपको मिली कितनी है। मान लो हो सकता है आपको बाकी सारी चीजों से आपकी जो एग्जेम्पशन की लिमिट आ रही हो तो 30,000, 40,000, 50,000 तक आ रही हो, लेकिन आपको टोटल ही 10,000 ही मिली है, तो फिर 10 की 10 आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो पहले कौन कितनी आपको मिली है ये देखा जाता है। फिर दूसरा आपका देखा जाता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हो। अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो मेट्रो सिटीज में जनरली किराया ज्यादा होता है, और मेट्रो सिटी से बाहर रह रहे हो तो उसमें किराया जो है वो कम होता है। यानी कि आपकी सैलरी का पोर्शन देखा जाएगा कि आप अपनी सैलरी का पोर्शन कितना खर्च कर रहे हो। मेट्रो सिटीज में ज्यादा सैलरी किराए में देनी पड़ सकती है, जो नॉन मेट्रो सिटीज है या अदर सिटीज है उसमें कम होती है। तो मेट्रो सिटीज आपकी जो है 4 मेट्रो सिटी HRA के अंदर आपकी दे रखी है। पहली दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यानी कि अगर इन 4 सिटीज में रह रहे हो तो आपका जो किराया है वो ज्यादा है। ऐसा लॉ ने करा है कि किराया ज्यादा देना पड़ सकता है। और इन सिटीज को छोड़ के कोई भी सिटी हो, जैसे पुणे हो गया या कोई दूसरी सिटीज हो गई, तो वहां पे आपका जो सैलरी का पोर्शन है वो कम खर्च हो रहा है। एक्ट ने इस तरह से मान के चला है, तो उसमें आपको कम जो है वो एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। तो अगर मेट्रो सिटी में आपकी है, किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, तो जो आपकी सैलरी कंप्यूट होएगी उसका 50% तक आपका जो है सेकंड लिमिट बन जाता है। और अगर नॉन मेट्रो सिटीज है तो 40% ऑफ द सैलरी आपकी जो है लिमिट बन जाती है। तो हमने क्या देखा था, 3 लिमिट्स है, 3 में से जो लोअर होएगी वो आपकी एग्जेम्पशन मानी जाएगी। तो पहली हो गई जो आपको मिली है, तो जो मिली है एक तो वो देखेंगे कि आपको मिली ही कितनी है। दूसरी ये देखेंगे कि जो सैलरी है, जो सैलरी है उसका 50% या 40%, 50% या 40%, 50% मेट्रो सिटीज के अंदर, 40% अदर सिटीज के अंदर। और फिर तीसरा, तीसरा ये कि आपने जो रेंट पे किया है वो अपनी सैलरी के 10% से ज्यादा का पे किया है क्या। यानी कि जो आपकी रेलिवेंट सैलरी बन रही है उससे ज्यादा का, 10% से ज्यादा का अगर हमने पे किया है रेंट, तो वो देखा जाएगा। रेलिवेंट सैलरी यहाँ पे क्यों हम देख रहे हैं, बिकॉज जब आपने अकोमोडेट किया है जितने टाइम के लिए, हमें उतना ही टाइम का देखना है। तो जो सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें सैलरी जो है, क्योंकि सैलरी हमने प्रोफॉर्मा में देखा बहुत चीजें सैलरी के अंदर आती है, बट
इन कंडीशंस के लिए जो सैलरी कंप्यूट होगी वो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें ही आएंगी जो फिक्स रहती है। एक तरह से अगर हम देखें तो जो जिनकी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो सकती, जो वैल्यूज अगर चेंज नहीं हो सकती तो वो सैलरी का जो है पार्ट बनती है। जिनमें वैल्यूज है वो चेंज हो सकती है, जैसे परक्यूजिट हो गए, अलाउंसेस हो गए, वो आपको कम ज्यादा भी मिल सकते हैं किसी भी टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो वो चेंज हो सकते हैं। बट जैसे आपके बेसिक पे हो गया, वो सब हो गई चीजें, वो आपकी फिक्स होती है। मतलब वैसे इन द सेंस कि जब आपका एम्प्लॉयमेंट चालू हुआ तब आपकी फिक्स कर दी गई कि इस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए इतनी ही रहेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो सैलरी हम पूरे आइटम में कहीं पे भी जब सैलरी देखेंगे तो कुछ वो जो चीजें इंक्लूड होंगी वो फिक्स वाली ही इंक्लूड होगी। मैं आगे आपको एक पूरा चार्ट दूंगा कि जितने भी हम ये बेनिफिट्स देखेंगे अलाउंसेस के या फिर और भी जो दूसरे हैं, उनमें अगर सैलरी लेंगे तो वो कैसे लेंगे, कौन सी सैलरी लेंगे। तो थर्ड जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो ये है कि आपने अपनी सैलरी का 10% से ऊपर का रेंट पे किया है। 10% तक तो चलता है, 10% तक तो चलता है, क्योंकि हमने क्या देखा कि अगर मेट्रो सिटीज है, नॉन मेट्रो सिटीज है, तो उसमें तो 50% तक या 40% बोला ही है कि 50 की मेट्रो सिटीज में तो हो सकता है कि आपको सैलरी मिल रही हो उसका 50% ही आपका रेंट में जा रहा हो, और नॉन मेट्रो सिटीज में 40%। लेकिन अगर आपका 10% ही जा रहा है तब तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर तो आपका वो नहीं माना जाएगा। 10% से भी ऊपर जा रहा है तो जितना ऊपर जा रहा है उतना पोर्शन आपका हम और चेक करेंगे कि फिर वो अगर आता है तो फिर इन तीनों चीजों में से जो सबसे कम आएगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले ये है कि जो आपका एक्चुअली में आपको रिसीव्ड हुआ है, एम्प्लॉयर ने जितना आपको दिया है वो। दूसरा, जो सैलरी कंप्यूट करेंगे रेलिवेंट पीरियड के लिए, उसका 50% या 40% डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। मेट्रो सिटी है तो 50%, और मेट्रो सिटी नहीं है तो 40%। और रेंट पेड इन द एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। तो अर्थमेटिकली रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। तो इतना अगर आपका, ये तीन वैल्यू आपको निकालनी है, इसमें से जो सबसे कम है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जो आपको एक्चुअली में मिली है उसमें से आपकी माइनस हो जाएगी, तो बाकी आपकी जो है टैक्सेबल हो जाएगी। तो एक बार हम देखें तो एचआरए क्यों मिलता है, तो एक तरह का स्पेशल अलाउंस है जो एम्प्लॉय देता है पेमेंट ऑफ रेंट के लिए फॉर रेजिडेंस। जो एग्जेम्प्ट होगा, जो सबसे कम है उसमें से एग्जेम्प्ट होगा जितना आपको मिला है एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरा, 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज। मेट्रो सिटी है तो 50%, अदर सिटी है तो 40%। और रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10%, यानी कि जितना आपने रेंट पेड किया है उसमें से 10% ऑफ जो आपकी सैलरी है वो माइनस कर दो, तो उसके ऊपर जो अमाउंट है वो। जो ये एग्जामेशन है ये आपको ऑप्शनल रिजिम में ही मिलेगी, यानी कि अगर आप ऑप्ट आउट करते हो 115 बीएसई से, 115 बीएसई में आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा जितना भी एचआरए मिला है। अब सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी आपकी कंप्यूट कैसे होगी, मतलब कौन सी सैलरी लेनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है जो आपका बेसिक पे है। जो बेसिक पे या बेसिक सैलरी जो हमने देखी थी वो आपको पूरी लेनी है रेलिवेंट पीरियड की। दूसरा लेना है आपको डीए इन टर्म्स, जो डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स है, यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वो वाला डीए आपको लेना है। यह क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि डियरनेस अलाउंस इतना है, इतना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा, इतना नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो जो पार्ट बनेगा वो लेना है, जो पार्ट नहीं बनेगा वो नहीं लेना है। और तीसरा आपको लेना है टर्नओवर बेसिस के ऊपर जो फिक्स कमीशन मिल रहा है वो कमीशन लेना है, फीस नहीं लेनी है। और कमीशन भी आपकी दो हो सकती है, एक टर्नओवर पे जो फिक्स मिलेगी और एक अदर। तो जो टर्नओवर बेसिस पे फिक्स कमीशन मिलेगा ना वो आपको लेना है, उससे आपकी सैलरी जो है कंप्यूट हो जाएगी। और फिर सैलरी का कंप्यूट हो गई तो जो तीन हमने लीस्ट आउट ऑफ फॉलोइंग अमाउंट निकालनी है उसमें से दो के अंदर सैलरी का यूज हो, 50-40 वाला, और 10% से ऊपर जो रेंट पे किया है सैलरी का वो। फिर जो आपके तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट निकलेगी वो आपकी टेक्स्ट हो जाएगी। फिर इसमें एक और पॉइंट है कि
उन्हीं को मिलेगा जो किराए के घर में रहते हैं। अगर कोई किराए के घर में रह ही नहीं रहा है और उसको एचआरए दे रहे हैं, तो वो तो एक तरह से टैक्स बचाने के लिए दे रहे हैं कि एग्जेम्पशन मिल जाए या कुछ, तो वो आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर अगर किसी ने रेंट दिया ही नहीं है, किसी को फ्री में ही अगर घर मिल गया, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर मिल रहा है, मतलब कोई रेंट पे ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसको क्यों दे एचआरए? चाहे वो रहे अपने घर में ना रहा हो, किसी और के घर में रह रहा हो, तो उसको रेंट ही नहीं देना पड़ रहा है, तो फिर वो एचआरए क्यों क्लेम कर सकता है एक्सेम्पशन? सैलरी के लिए बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस जो इन टर्म्स वाला है, और कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज। और रेलिवेंट पीरियड जो आपका रहेगा, जब तक आपने अकोमोडेशन ले रखा है तब तक का आपका देखा जाएगा, उतना ही हमारे को कैलकुलेट करना है। तो वो चीज है। एचआरए आपको वो हो सकता है पूरा दे दे, मतलब क्वेश्चन में आपको हो सकता है कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का पर मंथ का एचआरए मिल रहा है, लेकिन अगर बंदा ही 4 महीने रह रहा है, तो आपको 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बाकी ऑटोमेटिकली आपका टैक्स हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ये मैंने अच्छे से चार्ट के अंदर बना रखा है, चार्ट के अंदर एकदम अच्छे से दिया हुआ है। तो जब ये चार्ट आप देखोगे, तो आपको अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी कि एचआरए आपको जो है अंडर सेक्शन 10 एग्जाम्प्ट हो जाता है, लेकिन कितना एग्जाम्प्ट होता है? 10 के मतलब 10 के अंदर भी सबसेक्शन है, सबसेक्शन है 13A। तो अंडर सेक्शन 10 13A में एग्जाम्प्ट होगा। कितना एग्जाम्प्ट होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है, या 50% या 40% ऑफ सैलरी, एक्सेस रेंट, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट मतलब अर्थमेटिकली रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। किनको नहीं मिलेगा? जो खुद के घर में रहते हैं या जिनको रेंट नहीं देना। 50% 40% मेट्रो सिटीज और अदर सिटीज में होगा। सैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी? रेलिवेंट पीरियड देखी जाएगी सैलरी के लिए, जब अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई कर रखा है, और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ही मिलेगा। यानी कि जो अगर आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है 115 BA से ऑप्ट करते हो, तो आपका जो है टैक्सेबल हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन, इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन 1 दे रखी है, तो हम इलस्ट्रेशन 1 को सॉल्व करते हैं, तो हमारे को चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। इससे आपकी सैलरी और उनका भी टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या सैलरी का फॉर्म पार्ट फॉर्म करेगा या क्या नहीं करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास कैलकुलेटर रखना, और कैलकुलेशन आप भी करते जाना। तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो उससे आपको एचआरए जो है समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो मिस्टर राजकुमार है उसका बेसिक पे है 40,000, टीए है 6,000, कमीशन है 50,000 पर एनम, मोटर कार उसको मिली है 1,500 रुपये पर एनम पे, और एचआरए मिला है उसको 15,000 पर एनम पे। तो उसको ये सारी चीजें मिली है, तो हमारे को उसको बताना है कि एचआरए उसका एग्जेम्प्ट कितना होगा राजकुमार के हाथों में। यह एज्यूम करना है कि उसने जो 16,000 का रेंट दिया है वो कानपुर के लिए दिया है, और जो डीए फॉर्म करेगा वो पार्ट फॉर सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स बनेगा, यानी कि डीए जो है इन टर्म्स वाला है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 हमारे को सॉल्व करनी है, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार। राजकुमार के हाथ में कितना टैक्स होगा? तो सबसे पहले एचआरए कितना मिला है? एचआरए रिसीव्ड, तो उसको जो एचआरए मिला है वो 15,000 रुपये पर मंथ मिला है। पूरे 12 महीने का हम देखते हैं, 15,000 इंटू 12, 15,000। तो उसको जो एचआरए मिला है वो 15,000 रुपये पर मंथ मिला है। पूरे 12 महीने का हम देखते हैं, 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12 किया हमने, यानी कि उसको 1,80,000 रुपये का पूरा साल में एचआरए मिला है। तो अब हमारे बोलने एग्जेम्प्टेड एचआरए कितना है? तो एचआरए एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 13A,
एचआरए और ये सब कुछ ऐसे हैं जो आपको सेक्शन याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, एक अच्छे से प्रेजेंटेशन मिलेगी। तो एचआरए एग्जेम्प्टेड हमारे को निकालना है, वो निकलेगा तो हमारा टैक्सेबल निकल जाएगा। तो एग्जेम्प्टेड एचआरए इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला एक्चुअल रिसीव्ड, तो हमारे को 1,80,000 रुपए का जो है एक्चुअली में मिला है। द फॉलोइंग, पहला एक्चुअल रिसीव्ड, तो हमारे को 1,80,000 रुपए का जो है एक्चुअली में मिला है। 1,80,000 रुपए का एक्चुअली में मिला है, तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा हमने बताया था कि अदर सिटीज है तो उसमें 40% ऑफ द सैलरी। और सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है आपकी बेसिक पे, जो आपका डीए इन टर्म्स है, और आपका फिक्स कमीशन टर्नओवर परसेंटेज। तो इसके अंदर सैलरी 40,000 मिली है, डीए 6,000 है जो कि पूरा इन टर्म्स है, लेकिन टर्नओवर जो है वो अदर है, बिकॉज वो उसमें लिखा हुआ नहीं है कि फिक्स वाला है, तो हम सिर्फ सैलरी और डीए लेंगे पूरा। यानी कि हम लेंगे कैसे? प्रोविजन अगर आपको नहीं लिखना, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। 40% आपका 40,000 प्लस 6,000 का, ये सिंगल मंथ के लिए है, तो पूरे साल का। प्रोविजन अगर आपको नहीं लिखना, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। 40% आपका 40,000 प्लस 6,000 का, ये सिंगल मंथ के लिए है, तो पूरे साल का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 46,000 इंटू 12, 46,000 इंटू 12 इंटू 0.4, 2,20,800। इसके अंदर एक और था, रेंट पेड एक्सेस ओवर 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट पे कितना है? रेंट पे किया है 16,000 रुपए का, तो 16,000 रुपए का रेंट पे किया है, माइनस 10%, अगेन 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12, तो 16,000 का 12, 1,92,000, माइनस 10%, अगेन 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12, तो 16,000 का 12, 1,92,000 बनता है, और 46,000 का 12 करके इंटू 0.1, 55,200 पड़ता है। तो इसका आंसर आ गया 1,36,800। तो जो एग्जाम्प्ट होगा दी हैंड्स, वो 1,36,800 एग्जाम्प्ट होगा। देखिए बॉक्स जो मैंने बनाया है, आप ना भी बनाओ तो चल जाएगा। मैंने तो बस आपको अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए मैंने बनाया है। और ये लाइन अभी एक मैं खींचूंगा, वो भी आप, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ब्लू में किया है वैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, जो ग्रीन में यूज करा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। और ये लाइन अभी एक मैं खींचूंगा, वो भी आप, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ब्लू में किया है वैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, जो ग्रीन में यूज करा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। 1,36,800। तो जो आपका टैक्सेबल एक्चआरए बनेगा वो बनेगा 1,80,000 जो टोटल मिला है, उसमें से 1,36,800 एग्जाम्प्ट हो गया है। तो जो आपका एग्जाम्प्ट हो गया है, तो जो रिमेनिंग है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 43,200। इतना आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो एचआरए हमने समझ लिया। तो जो आपका एग्जाम्प्ट हो गया है, तो जो रिमेनिंग है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 43,200। इतना आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो एचआरए हमने समझ लिया था। ये सब आपको ऑप्शनल रिजिम में ही मिलेगा। अगर टैक्सेबल रिजिम है, अगर आपका डिफॉल्ट रिजिम है, जो 115 बीएससी अगर ऑप्ट किया है, तो आपका जो एचआरए एग्जेम्प्टेड है वो जीरो ही रहेगा, मतलब कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं। तो जितना मिला उतना सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर राजकुमार
115 BAC में होता, तो जो 1,80,000 रुपये मिले हैं वो सारे टैक्सेबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ये ऐसे नोट में लिख देता हूँ इसको, नोट, इफ राजकुमार obtained 115 BAC, then no exemption under section. If Rajkumar obtained 115 BAC, then no exemption under section 1030A. इतना समझ में आया होगा। HRA का जो यहाँ पे राइट अप है, आप उसको एक बार पढ़ लेना, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। और जो मैंने चार्ट दिया है वो चार्ट आप देख सकते हो। तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। और जो मैंने चार्ट दिया है वो चार्ट आप देख सकते हो। तो HRA पढ़ने की पूरी, उसमें से अब एक बार फर्स्ट रीडिंग में आप पढ़ लेना, उसके बाद आप ये चार्ट रेफर करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे को देखनी है कुछ और अलाउंसेस जो कि एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, जैसा हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या कुछ जो एक्सपेंसेस ड्यूटी के दौरान करने हैं उसके लिए। तो जिन जिन को एग्जेम्प्ट किया गया है, जितने जितने अमाउंट से या जो भी है उसमें, वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे आपके टैक्सेबल है। तो और भी कुछ एग्जेम्पशंस मिली हुई है, कुछ और टाइप के अलाउंसेस है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। जैसे एक हमने देखा HRA, तो HRA आपकी लिमिट बेस्ड एग्जेम्पशन दे रखी है, यानी कि 3 उसमें लिमिट्स दे रखी है, जो भी लोअर है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हम अलाउंसेस को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी आपकी ये है जिसमें आपको एग्जेम्पशन जो दे रखी है वो दे रखी है जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है, यानी कि जितना खर्चा किया है उतना सारा का सारा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और दूसरी कैटेगरी जो आपने खर्चा नहीं, इसमें खर्चा नहीं देखा जाएगा, इसमें ये देखा जाएगा कि इतनी लिमिट है, मतलब लिमिट ही दे रखी है, मतलब आपको वो लिमिट्स लर्न करनी पड़ेगी। एक तो आपका हुआ कि आपको लर्न दोनों ही टाइप के अलाउंसेस करने पड़ेंगे कि कौन से आपके एग्जेम्प्टेड है। लेकिन एक में आपका ये है कि आपको कह रखा है कि जितना खर्चा करेगा एम्प्लॉय उतना सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब जितना खर्चा करेगा उतना सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अमाउंट चाहे कोई भी मिली हो, कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। और दूसरा ये है कि लिमिट कर दी है कि ये अलाउंस सिर्फ इतना एक्सेप्ट होगा। अब अगर इससे ज्यादा मिल गया, इससे कम मिल गया, इससे ज्यादा खर्च दिया, इससे कम खर्च दिया, फिर वो मैटर नहीं करता, इतना एग्जेम्प्टेड है। तो चाहे आपने खर्चा ज्यादा किया हो, चाहे आपने खर्चा कम किया हो, आपको ज्यादा मिला हो, ज्यादा कम मिला हो, वो मैटर नहीं करेगा। और जो एक है दूसरे टाइप का, वो ये है कि आपने जितना खर्चा किया है उतना एग्जेम्प्ट करेंगे। 100 रुपए खर्चा किया, 100 रुपए एग्जेम्प्ट करेंगे। 90 रुपए मिला है, यानी कि अलाउंस जो मिला, आपने खर्चा 100 रुपए का किया, उसके लिए आपको 90 रुपए मिल गए, तो पूरे के पूरे 90 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ऊपर की वैल्यू नहीं देखी जाएगी। फिर मिल गए आपको 110, तो खर्चा 100 का किया तो आपके 100 ही एग्जेम्प्ट होंगे, 10 रुपए जो है टैक्सेबल हो जाएंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले, जो अमाउंट स्पेंड किया है उतना का पूरा एग्जेम्प्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिसीव्ड। जितना मिला, जो मिला है उसका मैटर नहीं करेगा, मिल कुछ भी सकता है, जो स्पेंड किया है वही आपका एग्जेम्प्ट होगा। कम मिला है तो फिर उतना ही आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको मिला ही नहीं ज्यादा। ज्यादा मिला है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपकी टैक्स हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका वो एग्जेम्प्ट होगा: एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जितना मिला या तो वो, या जितना खर्चा वो, उसमें से जो सबसे कम है
उसमें से जो सबसे कम है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, ये सारे अलाउंसेस आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने कैटेगरी इस तरह से बनाई है कि सबसे पहला अलाउंस आता है जो आपके ड्यूटीज का नेचर का है, जो आपकी ड्यूटीज, जो आपको ड्यूटी के दौरान खर्चे करने पड़ सकते हैं। जैसे कोई अगर आपने हेल्पर अपॉइंट किया अपने ऑफिस में, कोई हेल्पर अपॉइंट किया ऑफिस के अंदर, उसको आपने पैसे दे रहे हो और फिर आपको अलाउंस मिल रहा है उसके लिए, यानी कि आपको वापस से वो पैसे आपके एम्प्लॉयर दे रहा है। तो वो कुछ रिसर्च के लिए अगर आपने पैसे खर्च करे हैं और फिर उसके लिए अलाउंस आपको मिल गया कि आपने अपने जेब से पहले लगाए, खर्चा किया, उतना सारा का सारा आपको एम्प्लॉयर ने दे दिया। या यूनिफॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मेंटेन, कुछ कुछ केसेस में जो एम्प्लॉय होता है उसको कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, उसके ऊपर अगर उस यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का जो खर्चा है वो आप खुद एम्प्लॉय खुद कर रहा है, फिर वो एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर दे रहा है या अलाउंस दे रहा है, मतलब रीइंबर्स नहीं इन द सेंस कि अलाउंस दे रहा है, तो वो भी जो अलाउंस है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा जितना यूनिफॉर्म के ऊपर खर्चा किया है। लेकिन ये जो है, ये तीन जो अलाउंस है ये 115 बीएससी में नहीं मिलेंगे। तो जो अगर 115 बीएससी ऑप्ट करता है तब ये आपके एग्जेम्पशन नहीं होंगे, तब ये सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, टोटल मैंने आपको कहा था कि चार आपको मिलेंगे 115 बीएससी में, तीन ये वाले हैं। ये जो तीन है, यानी कि अगर कोई ट्रैवलिंग टूर का खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा जितना उसने खर्चा किया है। कोई डेली कन्वेंस के लिए ऊपर खर्चा किया है, डेली या उसको डेली अलाउंसेस कुछ मिल रहे हैं कि हर दिन के कुछ ऐसे अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो वो 115 बीएससी भी ऑप्ट करेगा तो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जितना खर्चा किया उतना एग्जाम्प्ट होगा। कन्वेंस का जो खर्चा है वो भी सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा जितना मिलेगा। फिर कुछ और अलाउंसेस आते हैं, ये एक्चुअली एग्जाम में इतने पूछे नहीं जाते हैं बट एमसीक्यू है तो ये मैं इसलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं और मॉड्यूल में दे रखे हैं। तो ये पहले जो छह लॉन्चेस है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, और ये वाले जो अलाउंसेस है ये एमसीक्यू का पार्ट बन सकते हैं। किसी भी जो जज को अलाउंसेस मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, सारे पूरा का पूरा इधर खर्चा नहीं, जो अलाउंस मिल रहा है वही पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर अगर यूएनओ से कोई अलाउंस मिला है तो वो भी सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। समटरी अलाउंस होता है वो भी सारा का सारा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और जो अलाउंसेस पेड आउटसाइड इंडिया है, जितना भी अलाउंस आउटसाइड इंडिया पे किया है वो सारा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये हमने 9-1 में देखा ही था। उसके बाद कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनमें लिमिट दे रखी है कि कितना एग्जाम्प्ट करेंगे, अमाउंट चाहे जो भी मिलाओ। ये सारे जो अलाउंसेस है एक को छोड़ के, बिकॉज मैंने कहा था टोटल चार, तो तीन हमने पढ़ लिए 115 बीएससी के लिए। अब ये इनमें सारे के सारे आपके डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में टैक्सेबल है, सिर्फ जो लिमिट है वो सारी की सारी टैक्सेबल है, उसमें लिमिट नहीं देखी जाएगी, जितना मिला सारा टैक्स। ऑप्शनल टैक्स रिजिम में लिमिटेड है कि इसने पर्टिकुलर लिमिट का जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, सिवाय फर्स्ट को छोड़ के। यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो दोनों रिजिम्स के अंदर आपका टैक्स वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ये वाले जो अलाउंसेस है, अब हम लिमिट की बात करेंगे इनमें, तो लिमिट्स आपको याद रखनी है। तो पहला अलाउंस है ट्रांसपोर्ट या कॉम्पिटिशन अलाउंस मिला किसी हैंडीकैप्ड को, ब्लाइंड डेफ म्यूटेड या जो शरीर से हैंडीकैप्ड है, उसको जो अलाउंस मिला है वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा पर्टिकुलर लिमिट तक। मतलब उससे ज्यादा मिल रहा है तो फिर वो ज्यादा वाला टैक्स होगा। तो इन केस में आपको ये देखना है कि जो लिमिट है वो उतना आपका एग्जाम्प्ट होगा ही होगा, उसके एक्सेस जो मिला है वही टैक्सेबल होगा। तो लिमिट क्या है, वो है 3200 पर मंथ, 3200 पर मंथ तक का जो अलाउंस अगर किसी तो हम इस एम्प्लॉय को दिव्यांग एम्प्लॉय कह सकते हैं, बिकॉज जो हैंडीकैप्ड है मतलब दिव्यांग है, किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड हो, ब्लाइंड म्यूट डीफ या फिर शरीर से। तो 3200
रुपए पर मंथ तक का जो अगर अलाउंस मिलेगा तो वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड रहेगा। उसके ऊपर जितना मिला वो सारा का सारा टैक्स हो जाएगा। दोनों रिजिम्स में ये आपको एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आते हैं दो चिल्ड्रन बेस अलाउंसेस। पहला चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, दूसरा चिल्ड्रन के हॉस्टल पे। तो जो चिल्ड्रन के एजुकेशन पे किया है वो 100 रुपए, मतलब एकदम नेग्लिजिबल सी अमाउंट है। कोई इतनी ज्यादा खास अमाउंट नहीं है, बस आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकती है। चिल्ड्रन के हॉस्टल पे 300 रुपए पर मंथ है। ये सारी जितनी भी अमाउंट है सब पर मंथ वाली दे रखी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको सिर्फ अप टू 2 चाइल्ड ही मिलेगा, और हॉस्टल अलाउंस भी आपको अप टू 2 चाइल्ड ही मिलेगा। चिल्ड्रन जो आपका हो सकता है वो अडॉप्टेड भी हो सकता है या स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, पर इलेजिटिमेट तरीके से, या फिर अगर ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि अगर किसी ने अपने पोते के लिए अलाउंसेस किसी को मिला है तो फिर वो आपका टैक्स्ड होगा। उसमें लिमिट नहीं लगेगी। खुद का चाइल्ड होना चाहिए, अडॉप्टेड भी हो सकता है, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, पर इलेजिटिमेट तरीके से अगर हुआ है तो वो नहीं होगा। अब वो एक्ट के अंदर दे रखा है, कुछ इसमें दे दिया तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है। चाइल्ड मेजर माइनर दोनों हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा आता है हाउस रेंट अलाउंस, जो हमने पहले ही पढ़ लिया 1013A के अंदर। तो इसमें भी लिमिटेड दे रखी है, 3 लिमिट है, 3 में से जो सबसे लोअर है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर आता है कोई एम्प्लॉयर अगर किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क कर रहा है, यानी कि ट्रक ड्राइवर उसे कह सकते हैं हम सीधा, कोई ट्रक ड्राइवर है, तो उसको भी जो अलाउंसेस मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसमें फिर से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होंगे। जो टोटल अलाउंस मिला उसका या तो 70% तक, टोटल अलाउंस का 70% तक, या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बस कंडीशन एक है कि उसको डेली अलाउंस ना मिलना चाहिए। अगर डेली अलाउंस मिल रहा है तो डेली अलाउंस तो हमने पहले ही देखा था कि जितना स्पेंड किया उतना अगर मिल रहा है और वो एग्जेम्प्ट है, तो फिर दो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे। तो डेली अलाउंस मिल रहा है तो ये सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। डेली अलाउंस कुछ नहीं मिल रहा है तो 70% ऑफ अलाउंस, या फिर रुपीज 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। ट्राइबल एरिया अलाउंस, कोई किसी ट्राइबल एरिया में रह रहा है तो उसको 200 रुपये पर मंथ का जो अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये सारे अलाउंसेस आपको याद रखने हैं। इसमें से जो 4 अलाउंसेस ऐसे हैं जो 115 BAC और सब में मिले, और ऑप्शनल में और डिफॉल्ट दोनों में मिलेंगे। तो वो है ट्रेवलिंग टूर, डेली, कन्वेंस, या किसी दिव्यांग को ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस, कोई माइंस में काम कर रहा है तो उसको 800 पर मंथ तक का जो अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो इतने जो अलाउंसेस हमने देखे हैं, ये इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मतलब आ सकते हैं एग्जाम के, उसमें मिल सकते हैं। बाकी आपकी मॉड्यूल में दे रखे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं, तो इन्हें मैं हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। और आप मॉड्यूल में ये पढ़ लेना कि ये किस नेचर के होते हैं, क्या चीजें इनमें होती है। मतलब मैंने आपको मोटा मोटी सारी चीजें बता दी है। कंपनसेटरी फील्ड अलाउंसेस मिले हैं तो 2600 रुपये पर मंथ तक के एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अगर कोई कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया का अलाउंस मिला है तो वो 1,000 रुपीज पर मंथ तक का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिला है तो वो 3,900 पर मंथ तक का हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे कोई अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, तो वहां पे, तो ये मेजरली आर्म फोर्सेस के लिए है। मतलब ये जो हम कंपनसेटरी से कर रहे हैं ये मेजरली सारे आर्म फोर्सेस के लिए कवर किए गए हैं। इस वजह से कोई हाईली एक्टिव फील्ड एरिया है तो वहां पे 4,200 पर मंथ तक का जो अलाउंस मिलेगा इस चीज के लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई आइलैंड ड्यूटी अलाउंस है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, तो उसमें 3,250 रुपये पर मंथ तक का एग्जेम्प्ट होगा। कोई हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस मिल रहा है, आर्म फोर्सेस को अगेन मिल रहा है ये, तो अगर एल्टीट्यूड जो है वो 9,000 फीट से ऊपर है 15,000 फीट तक, तो 1,060 रुपये पर मंथ तक का जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और 15,000 फीट से भी ऊपर है तो 1,600 रुपये पर मंथ। फिर अगेन कुछ कंपनसेटरी अलाउंसेस मिले हैं स्पेसिफाइड लोकेशंस के लिए, कोई हिल एरिया, हाई एल्टीट्यूड एरिया, या कोई ऐसी जगह जहाँ क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो स्पेसिफाइड एरिया अगर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ये सब है तो 800 रुपये पर मंथ तक का। अगर कोई सियाचिन एरिया है जम्मू कश्मीर का, मतलब सियाचिन है जम्मू एंड कश्मीर में, जो सियाचिन जगह है वहां पे,
तो 7,000 रुपये पर मंथ। और ऑल अदर प्लेसेस लोकेटेड एट हाइट ऑफ 1,000 मीटर अबव सी लेवल, तो जो सी लेवल मतलब हम देखते होंगे उसे 1,000 मीटर तक की जो भी कोई जगह है ऊपर, वहाँ पे 300। मतलब इसमें ये देख लेना कि ऊपर वाले अगर कवर नहीं होंगे तब ये वाले अलाउंसेस जो है वो मिल जाएंगे। ऊपर वाले मिल रहे हैं तो फिर नीचे वाले जो कम लिमिट वाले हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयर वैसे भी नहीं देगा ज़्यादा। बट ये मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं इसलिए मैंने कवर किया है। ट्राइबल एरिया तक के जो आपके हैं अंडरग्राउंड माइंस वाले जो है अलाउंसेस, वहां तक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जनरली इसमें आता भी सिर्फ चाइल्ड वाला है, जो चाइल्ड एजुकेशन चाइल्ड हॉस्टल के मिलते हैं या हैंडीकैप वाले जो मिलते हैं वो वाले क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो आपको अंडरग्राउंड माइन तक के याद रखने जरूरी है, बाकी आप एक बार रीड कर सकते हो, इन्हें याद करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है। कोई अलाउंसेस बॉर्डर एरिया रिमोट कोई लोकेलिटी या उसके लिए, या कोई डिफिकल्ट या डिस्टर्ब एरिया उसके लिए मिले हैं, तो उसमें भी कुछ अलाउंसेस दे रखे हैं, तो आप इन्हें रीड कर लेना। मतलब कई सारे स्पेसिफाइड एरियाज दे रखे हैं वो है। और हाउस रेंट अलाउंस हमने पढ़ लिया था। तो इतने टाइप के आपके अलाउंसेस है, ये कवर्ड है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने के अंदर। चार्ट के अंदर वैसे सारा कुछ है वो कवर्ड है। सेक्शन 1014 के अंदर अलाउंसेस जो है वो एग्जेम्प्ट होते हैं। चार्ट के अंदर सारे कवर्ड है, सेक्शन 1014 के अंदर जो अलाउंसेस है वो कवर्ड होते हैं। तो हमने देखे थे दो टाइप के अलाउंसेस, पहले जो होली इंकर्ड हो रही हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए या ऑफिस के लिए, जो एग्जेम्प्ट होंगे, जो जितना एक्सपेंस एक्चुअली इंकर किया उतने एग्जेम्प्ट होंगे। फिर दूसरे टाइप के कुछ स्पेशल अलाउंसेस देखे थे जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मीट किए गए करने के लिए दिए जा रहे हैं। इनके ऊपर लिमिट है कि कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो जो अलाउंसेस हमने चेक किए थे पहले तीन, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस या यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जितना खर्चा किया उतना आपको मिल जाएगा। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये भी आपको मिल जाएंगे जितने खर्चे किए हैं। बट ये जो है 115 बीएससी में भी मिलेंगे। फिर हमने एक देखा था ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिस पे लिमिट है, जो लिमिट है वो है 3200 रुपये पर मंथ की। तो आप इनको रीड नहीं भी करोगे तो आपको चल जाएगा, बिकॉज मैंने ये सारे कवर कर लिए हैं। फिर दूसरे लिमिट वाले अलाउंसेस हमने और देखे थे। इसमें जैसे स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरियाज अलाउंस है, ये अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग इसमें दे रखी है अमाउंट। सियाचिन वाला अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो कि सियाचिन में 7,000 रुपये का रहता है, क्योंकि बाकी सब जगह तो आपको स्पेसिफाइड लोकेशन दे रखे हैं। मैंने सारी लोकेशंस कवर कर दी है अपने चार्ट के अंदर। अगेन बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, डिफिकल्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया है, तो उसमें कितने रुपए मिलेंगे हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकेशंस के लिए वो दे रखा है। मैंने अपने चार्ट में सारी लोकेशंस के साथ कवर किया हुआ है, तो आप वहां से सारी लोकेशंस देख सकते हो। फिर हमने देखा ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, तो वो 200 रुपये पर मंथ का मिलेगा। किसी एम्प्लॉय को जो वर्क कर रहा है किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसको या तो 70% ऑफ सच अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। फिर हमने देखा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो वो 100 रुपये पर चाइल्ड मिलेगा अप टू 2 चाइल्ड। फिर हॉस्टल अलाउंस, तो वो भी 300 पर चाइल्ड मिलेगा अप टू 2 चाइल्ड। कंपलसरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलेगा तो 2600 रुपये पर मंथ तक का मिलेगा। मॉडिफाइड एरिया का मिलेगा तो 1,000 रुपये पर मंथ तक का मिलेगा। कहीं काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिल रहा है तो वो 3,900 पर मंथ मिलेगा। अंडरग्राउंड अलाउंस हमने देखा था कि 800 रुपये पर मंथ तक का मिलेगा। उसके बाद हमने देखा था हाई एल्टीट्यूड वाला अलाउंस में मिलेगा। अगर 9,000 से ऊपर है, 15,000 तक फीट है, तो आपको 1,060 रुपये मिलेगा पर मंथ। 15,000 फीट से भी ऊपर है तो 1,600 रुपये पर मंथ तक का अलाउंस आपको मिलेगा। फिर स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है तो वो 4,200 पर मंथ तक का मिलेगा। और आइलैंड ड्यूटी अलाउंस है अंडमान निकोबार आइलैंड में या लक्षद्वीप के ग्रुप आइलैंड्स में, तो वहाँ पे 30 to 50 पर मंथ तक का जो अलाउंस है वो मिलेगा। फिर एक ये क्वेश्चन है, और मैंने एक्चुअली क्या है इन सब टॉपिक वाइज एक पूरी क्वेश्चन की लिस्ट और बना के रखी हुई है। वो लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अलॉन्ग विद द जितने भी चार्ट्स है, तो आप उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एक अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। मिस्टर श्रीकांत के 2 सन है और उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 150 रुपीज़ का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ तक का एग्जाम्प्ट होता है, ऐसे आप याद करो। उसके एल्डर सन के लिए और 70 फॉर यंगर सन। मैंने कहा था कि सन कोई भी हो, माइनर मेजर सब चल जाएगा। जो इसके सन्स है स्कूल जाते हैं और उसको ये भी अलाउंसेस मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ, ट्रैवल एरिया अलाउंस 500 पर मंथ। तो हमारे को उसका टैक्सेबल अलाउंस निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उसको एल्डर सन के जो अलाउंस मिलते हैं तो 100 रुपये पर चिल्ड्रन मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर किसी को ज़्यादा कम मिल रहा है तो जो डिफरेंस है वो ले ले, वो पर चाइल्ड है इसलिए। तो इसके एल्डर सन को 150 रुपये का मिलता है, तो इसमें से 100 रुपये एग्जाम हो जाएगा। तो 15 × 12 600 रुपये इसका एल्डर सन के लिए टैक्सेबल होगा। इसका जो यंगर सन है उसके लिए 70 मिलता है, तो वो सारे का सारे एग्जाम हो जाएगा बिकॉज अप टू 100 तक में आ रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस सारा का सारा इसका टैक्सेबल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है सिर्फ दिव्यांग एम्प्लॉय को ही मिलता है, जो हमने देखा था 3200 रुपये पर मंथ तक का। और ये दिव्यांग एम्प्लॉय नहीं है इसलिए इसको टैक्स होगा। तो 1800 × 12 21,600। और ट्रैवल एरिया अलाउंस है वो उसको मिलेगा 200, तो -200 तक का इंटू 12, यानी कि इसका जो टैक्स होगा वो 25,800 रुपीज टैक्स होगा। तो इतना हमारे इसमें दे रखा है, तो आप इतना कैलकुलेट इसका हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में तो सारा का सारा ही टैक्सेबल है, तो फिर पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा। फिर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और कुछ मिलेंगे, तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर ही वो एग्जाम्प्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी मिलेंगे। और जो आउटसाइड इंडिया मिलेगा 10(7) में, वो दोनों टैक्स रिजिम्स में टैक्सेबल एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं एग्जाम्प्ट। तो इतना हमने देखा था अच्छे से, चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जितने भी वो है पैसे मिलने, उनमें कौन से एग्जाम्प्ट होंगे, उनमें कौन से टैक्सेबल होंगे। अगर हम फटाफट से अपने प्रोफॉर्मा पे आए तो आपको समझ में आएगा। हमने अलाउंसेस जो है पूरा कवर कर लिया। हम लोगों ने अलाउंसेस जो है पूरा का पूरा कवर कर लिया। जितने अलाउंसेस मैंने आपको बताए जो एक्सपेंडिचर वाइज या लिमिट वाइज एग्जाम्प्ट है वो सारे तो उतने कैटेगरी में एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और बाकी कोई भी अदर अलाउंसेस है वो सारा का सारा आपका टैक्स हो जाएगा। अब हमारे को पढ़ना है ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इंकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, लीव ट्रेवल कंसेशन, वीआरएस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये सारे के सारे जो हैं आपके रिटायरमेंट बेनिफिट वाले होते हैं। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं मतलब जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं वो वाले पैसे हैं। मतलब ये मिल कभी भी सकते हैं, ड्यूरिंग सर्विस भी मिल सकते हैं, रिटायरमेंट में भी मिल सकते हैं। तो इनकी टैक्सेबिलिटी देखनी है, कौन सा टैक्सेबल कब होगा, कौन सा कब एक्सेम्प्ट होगा। और उसके बाद जो बचेगा वो परक्यूजिट बचेगा। जब परक्यूजिट खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा ये जो सैलरी है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाले जो है इनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यानी कि अभी तक हमने अलाउंसेस जो है सारे खत्म कर दिए हैं, और सैलरी का बेसिक देख लिया, सेक्शन 15 देख लिया, 17(1) सैलरी देख लिया। अब जो ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाले जो सारे के सारे हैं उनके लिए मैं अब पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, उन पार्ट 2 के अंदर बना दूंगा। तो आप अलाउंसेस वाले एक बार अच्छे से समझो, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। और टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं उसके अंदर ये चार्ट्स और ये सब चीज़ें जो है डाल दूंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।